मैम, जब पड़ोसी ही टॉक्सिक हों तो कैसे डील करना चाहिए? बात बात में टॉन्ट मारते हैं, अपनी अमीरी दिखाते हैं, इसी बात का घमंड है हमें तो। ऐसे ही हम कभी अपने गेट के बाहर बैठ जाएं, कहीं लाइट चली गई, मौसम अच्छा हो तो उनकी बातों से परेशान हो जाती हैं। बताना कुछ कैसे डील करें, प्लीज़ रिप्लाई। देखो जी, किसी की बातों से हम कितने डिस्टर्ब होते हैं, अगर ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता ना, तो इसका मतलब आपने अपनी खुशी या अपने मूड ख़राब करने का बटन हर दूसरे के हाथ में दिया हुआ है ना। वो तो चलो पड़ोसी हैं, आप बाहर बैठे, थोड़ी देर बाद लाइट आ जाएगी, आप अंदर आ जाओगे। अगर परिवार में कोई ऐसा हो तो ठीक है ना। तो किसी की बातों से अपने आप को प्रभावित होने की जो ये आदत है, हमें बेसिकली इस पे काम करना है कि ये हो ही ना, ठीक है। बाकी देखो, अगर लाइट गई है, आप अपने बच्चों के साथ बैठे हो, बच्चों के साथ अपनी बातें और कोई अगर आपके साथ फैमिली का बैठा तो उसके साथ अपनी इतनी बातें करो कि अगले की आवाज़ आपके कानों तक पहुँचे ना। प्रॉपर बातें करो, जैसे आपको उनकी बातें सुनाई दे रही हैं ना, आपकी बातें भी उन्हें सुन जाएं। आपके पास मुद्दे नहीं है बात करने के लिए, या फिर कोई भी नहीं है, मान लो आप अकेले बैठे हो तो फ़ोन है ना, फ़ोन चलाओ, जो भी कर रहे हो। अक्सर हमारे पास टाइम नहीं होता, घर के काम के चलते अपना कोई फेवरेट यूट्यूब वीडियो देखना है, कुछ भी करना है, वो देखो और तेज़ आवाज़ में देखो। मतलब बात ये है कि अगर रेस यही चल रही है कि कौन किसको ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है, तो फिर आप भी क्यों पीछे रह रहे हो उसमें। जितनी देर लाइट चलेगी, अब आप उनके चक्कर में अपने घर में गर्मी में बैठो, है ना, इसकी बजाय, या फिर वहाँ जितनी देर का आपको वैसे मौसम के हिसाब से आराम नहीं मिल रहा, उससे ज़्यादा आप दिमाग में परेशान होकर इरिटेट होकर आ रहे हो। तो क्यों इरिटेट हो रहे हो? आपको पता है वो लोग होंगे और यही बातें कर रहे होंगे, तो अपना इंतज़ाम लेके चलो ना कि मैं क्या ऐसा करूँगी कि जिससे वो बोलेंगे लेकिन मेरे को सुनाई नहीं आए, और सुने भी तो मुझे फ़र्क ना पड़े। तो या तो फ़ोन या अपने बच्चों के साथ मस्त खेलो गली में, जो खेल नॉर्मली टाइम पे नहीं मिल पाता टाइम, वो उस टाइम पे अपना करो। क्यों बैठे हो खाली केवल उनका भजन सुनने के लिए, ऐसे कि वो सुना रहे हैं और कानों में जा रहा है, आप परेशान हो रहे हो। वहाँ गए थे रिलैक्स करने, तो एक्चुअली रिलैक्स करो। और ये चीज़ अपने अंदर डालनी है, हर एक को डालनी है, कि जो हमारी एनर्जी को सक कर रहे हैं या हमें कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बातें करते हैं, हमें टैलेंट डेवलप करना चाहिए कि उनकी बातें हों, पर या तो हमें सुनाई ना दें, और सुनाई भी दें तो वापस चली जाएं उसी कान से टकरा के। अक्सर आपने कहावत सुनी होगी, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। वो बोलने वाले ये भूल जाते हैं कि बीच में दिमाग भी तो पड़ता है, कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में फिर भी रही है। ऐसी वो बनाओ कि इधर से सुने और इधर से ही वापस निकल जाए, अंदर जाए ही ना, ठीक है ना। तो ये दोनों तरीके अपना के देखो और अपना मतलब अपने आप में मस्त रहना सीखो। टैगलाइन ये है, तो फ़र्क नहीं पड़ता फिर कोई क्या कह रहा है। सुनीता जी, मैं भी बिहार गवर्नमेंट में पीजीटी टीचर हूँ। आपका वीडियो देखकर लाइफ में बहुत सॉर्टेड हो गई हूँ। मेरी ननद इतनी टॉक्सिक है कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन पति बहुत सपोर्टिव हैं, कुछ नहीं कहते। कल ननद से फ़ोन पर लड़ाई हो गई, वो बोली कि तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी लाज नहीं होगा, लाज होगा तो हमको कॉल मत करना। क्या मुझे उसको कॉल करना चाहिए या नहीं? वो तो कभी नहीं करेगी, लेकिन क्या फैमिली के लिए झुकना चाहिए ताकि घर में शांति रहे? हस्बैंड को फ़ोन पर बहुत सुनाती है और मेरे खिलाफ़ भड़काती है, लेकिन वो मुझे कुछ नहीं बोलते। मतलब ही नहीं फ़ोन करने का। आपने थोड़ी कहा कि मैं, मेरे अंदर अगर शर्म नहीं होगी, ज़रा भी होगी, तो मैं तुझे कभी कॉल नहीं करूँगी। उसने बोला कि अगर शर्म होगी तो कॉल नहीं करेगी, तो आप में शर्म है, आप कॉल नहीं करोगी। कल को अगर कभी आप पे बिल फटे तो सीधे कह देना कि दीदी ऐसा क्या कह गई थी। पीछा छुट रहा आपका तो बढ़िया, क्या ही ज़रूरत है बीच में घुसने की। बहन भाई हैं, आपस में एक दूसरे को सुनाएं चाहे सुने, इट्स नन ऑफ़ योर बिजनेस। आपके खिलाफ़ भड़काती है, अगर आपके पति वापस आके फिर आप पे राशन पानी लेके चढ़ें, लड़ें, तो आपको चिंता करने की बात है, लेकिन जब वो नहीं कह रहे, बात ही ख़त्म। नेक्स्ट, पीडीएफ डिलीट की हुई थी लगभग 10-15 दिन पहले, उससे पहले मैं भी पीडीएफ में पढ़ती थी। आज के बाद मैंने दोबारा चेक किया तो आज पीडीएफ आ रहा है। अच्छा, ये उस किताब की बात कर रहे होंगे, जीने की कला वाली, जो मैं बता रही थी। नेक्स्ट, मैम प्लीज़ ये ज़रूर बताना, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हूँ इन लॉज़ की वजह से। हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, गवर्नमेंट जॉब के हैं,
वीक में एक बार आते हैं, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं कर पाती, अंदर से बहुत परेशान रहती हूँ, हस्बैंड से रिलेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, वो कुछ भी कहते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हूँ, कैसे ठीक करूँ अपना रिलेशन, करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही, प्लीज़ हेल्प। उनके साथ रिलेशन तब ठीक होगा जब आपका अपना दिमाग शांत और सुखी में हो जाएगा, है ना। ये फ्रस्ट्रेशन है कहीं ना कहीं जो उनके ऊपर बेफालतू के गुस्से में निकल रही है। या तो आप अपनी पूरी स्थिति उनको बता सकते हो कि भाई पूरे वीक में आप एक बार आते हो, उतना काफ़ी नहीं है और मैं फ्रस्ट्रेटेड हो रही हूँ, तो या तो मुझे साथ लेके चलो या फिर आप डेली अप डाउन करो। ये चीज़ मुझे अंदर अंदर खा रही है और उसकी वजह से मेरा नेचर जो है वो बदल रहा है, इसी वजह से क्लैशेस हो रहे हैं और ये चीज़ मुझे और परेशान कर रही है कि हमारा रिलेशन जो है ख़राब हो रहा है। एग्जैक्टली क्लियरली अपने हस्बैंड को ये बोल दो ताकि उन्हें ये समझ में आए कि ये गुस्सा तो कर रही है लेकिन इसके पीछे ये खुद परेशान है, ये रोक नहीं पा रही। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी, अब अगर वो चीज़ नहीं पॉसिबल हो पाती दोनों में से कोई सी भी, कि ना आप जा सकती हो प्रैक्टिकली अगर आपको पता है और ना वो डेली अप डाउन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है, तो देखो अपनी स्थिति को समझ के उसे स्वीकार करना भी थोड़ा सा होना ज़रूरी है कि भाई मुझे यहीं रहना है और अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है। जिस समस्या से निकलने की आपकी है गुंजाइश, उससे निकलने की पुरजोर कोशिश करो। लेकिन अगर आपको पता है, आपको पता होगा अपने घर का कि अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन हैं तो ठीक, नहीं है तो आपको पता है कि ये मुझे यहीं रहना है, इन्हीं के साथ रहना है। हफ्ते में एक बार ही आएंगे मेरे हस्बैंड, बाकी के 6 भैया अपने आप को थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, बाद में उस रिश्ते पे अपने आप ठीक हो जाएगा। जिस काम से भी आपको थोड़ी भी खुशी मिलती है, अब भले उसमें इनका मुंह बने या ना बने, परमिशन दे दें अच्छी बात, नहीं दे दें अपने हिसाब से करो चीज़ें, लेकिन कुछ ना कुछ एक आध चीज़ ऐसी कर लो जिसे करके आप सच में खुश हो जाती हो, है ना। आप जब कुछ ना कुछ, कहना वो ऑक्सीटॉक्सिन वाली बात, कुछ खुशी वाले हार्मोन आपके अंदर जिस काम को करने से भी आते हैं, वो जब आप करने लगोगी धीरे धीरे सामान्य लगने लगेगा ये 6 दिन का सफ़र। फिर 7वें दिन आपके हस्बैंड आएंगे, आप मेंटली प्रिपेयर्ड होगी, कुछ दिन में ये आदत पड़ जाएगी। लेकिन बात यह है कि आप अपनी खुशी ढूंढ रही हैं कि जब मेरे हस्बैंड होंगे तभी मैं खुश रहूँगी, मुद्दा ये है। और ये एटीट्यूड आगे चल के भी आपके लिए नुकसानदायक ही हो सकता है, क्योंकि ढेरों क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके हस्बैंड वहाँ हैं लेकिन फिर भी उनके साथ उनका कनेक्शन नहीं है, इस वजह से वो परेशान है। तो सारी समस्याओं की जड़ वही है कि हम अपने लिए खुद काफ़ी नहीं है, हमें हमेशा कोई दूसरा चाहिए, उसके बाद हम खुश रहेंगे। अगर वो नहीं है तो हम खुश नहीं रहेंगे, बात ये है। तो मैं मानती हूँ, देखो अकेले जीवन नहीं कटता, अकेले आदमी खुश नहीं रह सकता बहुत ज़्यादा, लेकिन एटलीस्ट दुखी ना हो, इतना तो अपने साथ अपना वक्त बिताने की आदत होनी चाहिए ना। तो थोड़ा सा अपने आप में खुश रहना सीखो, जिस काम से भी आपको खुशी मिलती हो, चाहे वो पेंटिंग हो, वीडियो बनाना हो, कहीं बाहर जाना है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करके अच्छा लगता हो, मेकअप करना पसंद हो, घर सजाना पसंद हो, जो भी पसंद हो जिसे करके आपको सच में अच्छा लगता हो, खाना बनाना अच्छा लगता हो, तो वो चीज़ कर लिया करो दिन में कम से कम एक बार आधे घंटे के लिए, आपको संतुष्टि हो जाएगी। और जब आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओगी उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें आपको लगेगा कि हाँ इतनी परेशानी की बात नहीं थी, आप मैं ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। दी जो जिम में डाइट बताते हैं वो शॉर्ट वीडियो में शेयर कराएं जिससे हम लोगों को भी लाभ मिले, थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं करता फॉलो डाइट, वहीं वाले नहीं कर रहे, जो लोग जा रहे हैं पैसे दे रहे हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डाइट को एथिकली फॉलो करते हैं। दूसरी चीज़, मैं इसलिए उसको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर रही, मान लो वहाँ पे सभी जो हैं वो 20 में से 18 जो हैं वो वज़न घटाने के लिए आए हुए हैं और बाकी के 2 ऐसे हैं जिनका बड़ी कोशिशों के बाद घट गया, उनको जो डाइट दी जा रही है वो मेरे किस काम की है। बात ये है ना, अगर मुझे वेट नहीं घटाना तो अगर मैं वो डाइट एज इट इज़ आपको वो कर दूँ, आप बस पढ़ लोगे, कोई नहीं करता। मैंने 2-3 बार देखा है जब भी इस तरीके के प्रोग्राम ज्वाइन किए, सब पूछते हैं कि ये कर लें, ये कर लें, इसे करने का वो घर जाके करता कोई नहीं, वो विरला ही होता है। तो मत पड़ो इन चक्करों में, करना है तो अगर मेरठ के हो या इसी जिम में आना, नहीं तो जहाँ पर भी हो जिम एक्चुअली ज्वाइन कर लो तो ज़्यादा कुछ फ़ायदा हो जाएगा। नेक्स्ट, दी जीने की कला किताब का क्वेश्चन डिटेल में बताइएगा। देखो इसमें ऐसा है, ये कहाँ से मिलती है, कितने की मिलती है, इंस्टाग्राम पर 1-2 पेज होंगे, उसकी फ़ोटो भी डाल देना। ये इंस्टाग्राम पे कोई पेज नहीं है, आरोग्य मंदिर करके है, शायद हरिद्वार में है, कहाँ याद भी नहीं है, गोरखपुर में,
हाँ, आरोग्य मंदिर गीता प्रेस गोरखपुर करके है, और वो बहुत पुराना, मतलब 1951 का है उसका पहला संस्करण, बहुत पुरानी किताब है, और उसके 6-7 संस्करण आए हैं उसमें जो लिखा हुआ है बस। ठीक है, अब कहना चाहिए मुझे वो कहाँ से मिल गई जादुई चिराग की तरह, फिर मैंने उसको पढ़ा, मुझे वो इतनी अच्छी लगी, अब मैं आ गई फिर यूट्यूब पे, वहाँ से लाखों लोगों तक वो बात पहुँच गई, फिर वहाँ सर्च पहुँची, अब वो इंटरनेट पे आई है, नहीं तो मैं ढूंढ ढूंढ के थक गई उसको, वो कहीं नहीं थी किताब। बाकी गीता प्रेस का एक मंदिर, उसका आरोग्य मंदिर का फ़ोन नंबर फिर ढूंढ के लाई थी एक सब्सक्राइबर, उस पर सब्सक्राइबर कर उन्होंने फिर शेयर भी करा था, लेकिन वो नंबर डिलीट होता जा रहा था। वहाँ फ़ोन करके फिर वो डाक से आपको भिजवा रहे थे वो कुछ, मतलब अंडर 100, ठीक है ना। तो वो किताब थी इस तरीके की, लेकिन अब इंटरनेट पे आप जीने की कला बाय विट्ठल दास मोदी टाइप करोगे तो वो किताब आ जाती है, आप फ़ोन में पढ़ सकते हो आराम से। अगर आपको लगे तो PDF का वो है, वो तो प्रिंट करा लो, फिर अपने आप बना लो उसकी किताब से। पर वही डाइट वाली बात है कि पूछ लेंगे, पढ़ लेंगे, उसको फॉलो कितने लोग करेंगे वो विरले होंगे। दी मैं भी गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे पति भी गवर्नमेंट टीचर हैं, 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर सैनिक स्कूल में पढ़ते हैं। प्रॉब्लम ये है मैं किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती, खुद का घर बनवाया उसमें शिफ्ट हो गए, बट अभी बस्ती ज़्यादा नहीं है, अकेलापन लगता है। क्या मेरा डिसीजन गलत है? नए घर में शिफ्ट होने का ससुराल में सासू स्टेप है, इसलिए हमारे साथ हमेशा भेदभाव होता है, थोड़ा दूर इसीलिए हो गई, पर अब ऐसा लगता है सबसे ही दूर हूँ, सबकी तरफ से ईर्ष्या महसूस होती है। हंसने बोलने वाला भी कोई नहीं, स्टाफ में भी कोई लेडी नहीं, हस्बैंड टोका टाकी करते थे, इस कारण किसी से भी बात नहीं कर पाती हूँ, डिप्रेशन फील कर रही हूँ, रोने का मन करता है, प्लीज़ हेल्प मी एंड सजेस्ट। देखो ये ना थोड़ा सा टेम्परेरी जोन है, जब परिवार से अलग होके अपने अलग घर में आते हैं ना, तो आप तो चलो आपके आसपास तो बस्ती नहीं है, होती भी है बस्ती, तब भी एक अकेलापन खालीपन सा लगता है, क्योंकि सडनली अलग होके अकेले रह रहे हैं ना। जो जिम्मेदारियाँ अभी तक हमारे घर के बड़ों पे थी या कुछ भी है, मतलब एक आ जाती है वो चीज़, सूनापन सा। ये मेरे साथ की जितनी भी सहेलियों ने या मेरे साथ जितने भी लोग हैं जिन्होंने अपने अलग घर बाद में बनाए, ये फीलिंग थोड़े टाइम के लिए सब में आती है। तो पहली चीज़ तो ये, ठीक है। रही बात ये कि जी आजकल जो पॉपुलेशन का हाल है, आप कितने निर्जन प्लेस में जाके बना लो, जहाँ पे भी प्लॉट कट रहे हैं, मकान बना लिया आपने, 4 या 5 साल लगते हैं, सब जगह खूब लोग हो जाते हैं। तो आज नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जल्दी ही लोग वहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो बाकी वही है कि टॉक्सिक लोगों से भाग गए दूर, नहीं था आपका बजट, बस्ती में लोग हैं तो इतने पैसे चाहिए, बहुत महंगी ज़मीन, अगर कहीं पर शहर में लो बीचों बीच, तो कोई बात नहीं, बस अपने आप को यही समझाना कि ये टाइम है, हमेशा नहीं रहेगा, 2-4 साल की बात है, निकल जाएगा, और धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी उसी शांति की, उसी जैसे आप कह रहे हो ना सूनापन, वो सुकून लगने लगेगा, कुछ दिन में हो जाओगे हैबिचुअल। मेरी डॉटर 5th में आई है, KV में पढ़ती है, समर में उसको क्या स्टडी करवाऊँ ताकि वो और इम्प्रूव हो जाए। तो उसको हॉलीडे होमवर्क दिया होगा वो करा दो, नहीं तो जो बिना हॉलीडे होमवर्क के कराया जा सकता है वो मैथ्स है। अभी 5th में आके उसकी 100s तक की मल्टीप्लिकेशन और ये आ जाएंगे डिवाइड 100 वाले नंबर से। इसके अलावा लघुत्तम समापवर्तक, अब पता नहीं उसको हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे, उसको कैसे समझ में आएगा, LCM और HCF होता है, उसे हिंदी में लघुत्तम और महत्तम कहते हैं, वो आ जाएंगे, मल्टीपल्स आ जाएंगे, है ना, फ्रैक्शंस आ जाएंगे, फ्रैक्शंस की जोड़ घटा गुणा भाग सब आ जाएंगे। तो आप जो बिना कोर्स जाने करा सकते हो वो मैथ में ये बेसिक चीज़ें हैं, उसको करा दो, इतने छुट्टियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ये आधे भी नहीं हो पाएंगे जब कराओगे, अगर घर पे करा रहे हो। ट्यूशन में भले हो जाएं इनमें से आधे, है ना। बाकी इंग्लिश में है, ग्रामर है, ग्रामर की वर्कबुक होती है साथ में, या फिर ग्रामर की किताब है उसमें से, या फिर ऑनलाइन निकाल लो, प्रैक्टिस वर्कशीट फॉर नाउन, प्रैक्टिस वर्कशीट फॉर कंपोजिशन की, उस पर वो टॉपिक देते हैं, बना के देते हैं। कॉम्प्रिहेंजन अलग से, अगर आपको कहानी और उसके साथ के क्वेश्चन आंसर छांटने, सब मिल जाएगा फ़ोन पे जब सर्च करोगे। तो जो बिना मैम के दिए हम करा सकते हैं वो 2-3 सब्जेक्ट ही हैं कि आप हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैथ्स, ये तो आप उनको बिना मतलब उसके करा सकते हो। बाकी जो भी अभी तक याद कराया उसको दोहरा लो, क्योंकि स्कूल खुलते ही फिर पेपर आएंगे। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं घर में 4 घंटे ट्यूशन लेती हूँ, शादी को 10 साल हो गए हैं, हस्बैंड और सास घर का कोई काम में सपोर्ट नहीं करते, ननंद के हस्बैंड की डेथ
छोटी एज में हो गई और उसके 2 बेटियां हैं जो बड़ी हो गई हैं। सास कुछ दिख मारे घर और कुछ दिन मेरी नंद के घर जाती है, कुछ दिन मेरे कुछ दिन नंद के। मेरी नंद और सास मेरे हस्बैंड के साथ मुझे खुश नहीं देख सकती, बहुत परेशान हूँ। अब वो देख सकती हैं नहीं देख सकती ये आपकी प्रॉब्लम थोड़ी है, आप खुश रहो। मान लो मैं बड़ी गाड़ी लेके आ रही हूँ और मुझे लग रहा है मेरे पड़ोसी नहीं देख सकते, तो क्या मैं गाड़ी नहीं लाऊंगी? लाऊंगी ना, अगर मेरे पास पैसे हैं या मुझे ज़रूरत है ना। तो अगर हम अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कौन ऐसा है, चलो आपकी सास नंद है, ऐसा एक भी आदमी है जो ये कहता हो कि जब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे देख के तो सब इतने खुश होते हैं और एकदम तारीफ़ें करते हैं और ऐसी दुआएं देते हैं कि और बढ़ और बढ़। होता है ऐसा? तो आप कोई अलग थोड़ी हो। कोई भी किसी के भी साथ किसी भी रूप में जब अपनी लाइफ में खुश हो रहा होता है तो उसके कुछ गिने चुने लोग होते हैं, और वो भी किसी किसी के तो 1-2 भी नहीं होते। वो खुश होने वाले अगर 1-2 भी हैं तो आप लकी हो, बाकी कहें मुंह से कुछ भी, फिर अंदर अंदर यही हो रहा होता है कि, है ना। तो वो खुश हैं नहीं है, ठीक है, आप अपना खुश रहो, लेकिन वो खुश नहीं होंगे इसलिए आप भी ना रहो, ऐसा नहीं है, मस्त रहो। हाय दी, थैंक यू फॉर योर रिप्लाई। आपकी मेहंदी वाली प्रैक्टिकल रिप्लाई पर काम कर रही हूँ एंड इम्प्रूव भी हो रही हूँ। प्लीज़ आईब्रो का शेप बनाए रखने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एडवाइस डिटेल्स में दीजिएगा। बार बार पार्लर जाना मुश्किल होता है। आप कितनी प्योर एंड रॉ हो दी, क्या ही बताऊँ। मेरा बेटा भी आपके तरीके से बात करता है और सबको बोलता है ABB के सुनो, सब समझ जाओगे। बट ठीक, चलो। आईब्रो का ऐसा है, प्लकर ले लो, जो मैंने लिव लाइफ इजी वाले पे दिखाया था, आगे से चपटा सा होता है ना, प्लकर के नाम से ही मिलता है, तो वो ले लो। और जब 1-2 बाल एक्स्ट्रा दिखें अपना वीकली उनको एक एक को रिमूव कर लो। और ये मैं अपने पे प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि मैंने जब ये करना शुरू किया ना कोविड में, तो पहले तो मुझे करना पड़ता था महीने 10 दिन में, पहले 15 दिन में करना पड़ा, फिर महीने में। अब ये है कि साल में साल लग जाता है। जब आप बाल को ऐसे पकड़ के उखाड़ रहे होते हो ना, वो वहाँ से ख़त्म ही हो जाता है। अब देखो, तुम मेरे को अभी शादी वादी में भी जाने में बनानी नहीं पड़ती, ठीक ही रहती हैं। बस ये वाले बाल हैं, ये थोड़े से बढ़ जाते हैं, इनको कैंची से ट्रिम किया और देख लिया अगर कोई बाल इक्का दुक्का दिख रहा है तो उसे हटा दिया। ऐसे कर लो घर पे। लेकिन अगर बहुत घनी है और प्रॉब्लम हो रही है तो फिर भैया टाइम निकाल लो, बार बार ना सही, लेकिन जब लगे तो चले जाया करो। नेक्स्ट, दी लाइफ में सब कुछ ठीक ठाक है, पर पता नहीं बच्चों की पढ़ाई के लिए चिंता रहती है। मेरे 2 बेटे हैं, एक 5th स्टैंडर्ड में और एक 8th में। 8th वाले की ज़्यादा दिक्कत रहती है, मुझे प्लीज़ दें, ज़रूर बताइएगा। किसे नहीं रहती भैया बच्चों की पढ़ाई की टेंशन, तो मुझे भी रहती है। लगता है पता नहीं क्या बनेंगी, कैसी रहेंगी, क्योंकि हर साल हर 6 महीने बाद बच्चा चेंज हो जाता है। जो नेचर इनका 2 साल में था, 6 महीने में था, वो 1 साल में नहीं रहा। जो 1 साल की थी तब वो 2 साल में बदल गया। 2 साल की थी जब ये 5 साल में आई, ऐसी नहीं रही, है ना। तो हर 1 साल, मैं तो फिर भी 2-2 3-3 साल कह रही हूँ, हर 1 साल में इतना फ़र्क पड़ जाता है बच्चे के नेचर में, उसके काम करने के तरीके में, उसके समझने में, उसकी अप्रोच में, कि मुझे खुद रहती है कि भैया पता नहीं क्या बनेंगी। तो वो एक नॉर्मल है, माँ होने के नाते एक उनके लिए चिंता जायज़ है। जायज़ क्या मतलब, नॉर्मल है। जायज़ तो क्या ही कहेंगे, क्योंकि जायज़ इसलिए नहीं है क्योंकि चिंता करने से कुछ बदलता नहीं। सिर्फ हम घुल भी जाए ना, कुछ भी कर लें, एक सीधे सा भरोसा ये है मेरे मन में तो, कि जो माता रानी ने, नारायण ने लिखा होगा। जैसे मेरा बिल्कुल क्लूलेस थी, लेकिन ठीक है, जो जो रास्ता आगे आता गया, चलती गई एक एक कदम, और भगवान ने हाथ पकड़े रखा, पहुंचा दिया कि भाई ठीक है, कमाने खाने लायक ज़िंदगी बन गई, है ना। तो मैं तो सेम उन्हें भी यही सलाह देती हूँ कि ऊपर वाले पे छोड़ दिया करो, उन्हें लगातार कहते रहो कि हम आपके सुपुर्द हैं। मैं भी यही कहती हूँ अब तो उनसे। जब मुझे एक बार को होनी शुरू हुई ना, तो थोड़ी इनकी परसेंटेज भी डाउन गई, थोड़ा इनका पढ़ाई से हट के अब ध्यान और चीज़ों में भी जाने लगा, बड़ी हो रही हैं, तो वो चक्कर है। तो फिर मैंने हार के बस यही था कि 2-3 दिन मैं सोच रही हूँ, बार बार कर रही हूँ, फिर मैंने तो माता रानी से, जैसे मैं अपनी और बातें करती हुई कर दिया था कि मतलब मेरे हाथ की बात नहीं है। मैं चाह के भी अपने बच्चों को, बिल्कुल कोई मिट्टी की चीज़ नहीं है कि मैं बना के रख दूँ। कहते हैं छोटा बच्चा मिट्टी जैसा होता है, ये वो, भाई इतना आसान नहीं है किसी बच्चे के लिए। बिल्कुल आप जो सोच रहे हो उसको वो बना के देना, उसको बनाने के लिए आपको खुद मिटना पड़ेगा, ये तय है। और अगर बच्चे को आपने फ्री थोड़ा भी छोड़ा है कि वो अपनी मर्ज़ी, अपनी चॉइसेस के हिसाब से लाइफ जिएगा, तो
ज़रूरी नहीं है जो आपने सोचा या जो आपको लगा था बचपन में वो वही बने। तो जस्ट ये है कि उसको पढ़ाई की वैल्यू पॉजिटिव वे में समझाते रहो, क्यों ज़रूरी है ना। थोड़े बहुत नंबर फ्लक्चुएट हो रहे हैं 10% के बीच में, मान लीजिए अभी 70s में चल रहा है, 60s में आ गया या 80s में चल रहा है, 70s में आ गया, इतना फ्लक्चुएशन पे काम डाउन रहो कि ठीक है होएगा होएगा, उसे मोटिवेट करते रहो कि यानी कि आप अपना लेवल नहीं छू पा रहे, ठीक है ना। ये चीज़ें हैं। बाकी पढ़ाई में है भाई, थोड़ा सा ध्यान ये रखो कि ज़रूरत से ज़्यादा फ्री ना हो जाए, उसे वापस खींचते रहो, लेकिन इतना भी मत खींचना कि डोर टूट जाए। बात वही होती है, दोहरी जिम्मेदारी है ना, बच्चे से बॉन्डिंग भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उसको अब नित नए बदलते हुए ज़माने के साथ भी उसको एडजस्ट करने देना है। वो और अलग अलग परिवारों के बच्चों के साथ दोस्तियाँ करेगा, उसकी वैल्यूज़ भी बदलेंगी। जो आपने सिखाया अब तक आपकी गोदी में था, अब वो चेंज होएगा। तो सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, इसमें आप रिजिड होकर ये नहीं तय कर सकते कि नहीं मेरा बच्चा तो यही बनेगा। तो जस्ट स्टे काम और कहना इतना आगे का मत सोचो, जस्ट एक क्लास, एक टेस्ट, एक एग्ज़ाम, इतना सोचो और जो जो आगे आता जाए फिर वैसे वैसे अपने बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हम बढ़ते जाएंगे। ये सोचा है मैंने तो अपने लिए, तो आपको भी मैं यही सलाह दूँगी। हेलो दी, मेरे पति अपनी बात मनवाने के लिए ज़बरदस्ती करते हैं और ना मानो तो बेटे की कसम देते हैं। बेटा बहुत छोटा है, शादी के 11 साल बाद हुआ है। आप भी उसी बेटे की कसम दे दिया करो। इस बार माने अगर ये चीज़ होती है, मान लो अगर उन्होंने बोला कि ये नहीं करेगी तुझे तो बेटे की कसम है, आप मान लो, लेकिन तभी आप भी ये कह दो कि ठीक है आज आखिरी बार मैं उसकी कसम से मान रही हूँ। अगर आइंदा आपने मतलब अब आपको उसकी कसम है, अपने बेटे की कसम आप उन्हें भी दो ना कि अब आपको अपने बेटे की कसम है कि आप अपनी मर्ज़ी मनवाने के लिए आइंदा मुझे कभी उसका वास्ता नहीं दोगे। तो जैसे आप उसकी कसम से बंध जाती हो, तो अगर वो भी बंधते हैं तो वो चीज़ वैलिड रहेगी। और अगर वो अपनी बेटे की कसम नहीं मानते और तोड़ देते हैं उसको, तो फिर आपको ही उसमें बंधने की वो नहीं है। ऐसा कुछ मतलब मैं नहीं मानती इन चीज़ों में ना। माना कि झूठी कसम बहुत बड़ी बात है, बच्चे की ये वो, लेकिन कोई हमें कसम दे रहा है, वास्ता दे रहा है, लेकिन हम नहीं ले रहे, सिंपल। और ये चीज़ तो हमने छोटेपन में सीख ली थी। पहले होता था बच्चे बच्चे होते थे तो कोई भी कोई काम करवाना है, हमारा मन नहीं है, तुरंत ओए तुझे तेरी मम्मी की कसम, और हम प्रेशर में आ गए मम्मी की कसम है, और पट्टी पढ़ा दी आपस में एक दूसरे को खूब। जब जो भी बड़े हैं उन्होंने छोटों को कि अगर किसी की कसम दे दी ना, नहीं करे तो उसको कुछ हो जाता है, ऐसे ऐसे। तो कई बार ऐसा हुआ कि हमें अपने अनचाहे काम मम्मी की कसम किसी ने दे दी और हमें करने पड़ रहे हैं, मतलब खेल खिलवाड़ वाले कि हमारा मन नहीं है लेकिन करना पड़ रहा है। तो फिर 2-4 बार हुआ मेरे साथ, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई ये मेरे को कसम दे रहा है तो मैं भी तो इसको दे ही सकती हूँ। तो मैंने एग्जैक्टली यही किया था बचपन में ही, जो मैं अब आपको बता रही हूँ कि ठीक है उसने मेरे को कसम दी, मैंने ले ली है ना, और कर दिया एक बार काम। लेकिन अगली बार तुरंत जैसे ही मैं वो काम करने के लिए निकली, मैं तभी कहती थी अब तुझे तेरी मम्मी की कसम है अगर तूने मुझे कभी कसम दी तो। और अगर वो फिर नाट गया उस चीज़ से, और होता था कई बार कि उनने फिर वो शुरू की, तो बस कसम से कसम कट गई। अब तो ये हो गया, बात ख़त्म हो जाती थी कि जब तेरे को ही नहीं फ़र्क पड़ रहा किसी कसम से तो तू देता रहा, अब हम लेंगे नहीं। कितना ही फिर वो कहता रहे तुझे तेरी मम्मी की कसम, तुझे तेरी मम्मी की कसम, हम ले ही नहीं रहे। तो बात वो है कि अब आप कह लो कि मम्मी चली गई, लेकिन तब थोड़ी गई, जाने की उम्र जिसकी जब आ गई वो तो जाए गई। ऐसे थोड़ी हर कोई किसी की भी कसम देगा और कुछ हो जाएगा, वो वहम तो रहेगा देखो मन में। लेकिन अगर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी जीनी है तो भाई इस चीज़ से तो बाहर निकलो, सिंपल है। ना कसम तोड़ो ना कुछ करो, लेकिन इस बार जब वो कहें तो अगली बार आप भी उन्हें पलट के दे देना कि आइंदा आप ऐसा कभी नहीं करोगे, आपको भी बच्चे की कसम है। तो आगे पता लग जाएगा कितनी वैल्यू है उनकी नज़र में कसम की। हाय मैम, क्या आपके पति भी कभी कभी नाराज़ होते हैं आपसे? नहीं, हम शुरू में नाराज़ नहीं, हम बहुत लड़ लिए, खूब लड़ लिए। हम इतना लड़ लिए कि हमें लगा कि हमें शादी में साथ नहीं रहना। हम लड़ चुके जितना लड़ना था शुरुआत में ही, क्योंकि दोनों ओरिजिनल रहे, दोनों ट्रू सेल्फ में अपने थे कि हमने कुछ भी प्रिटेंड नहीं करा एक दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए। जैसे हैं वो, जैसी हूँ मैं, हम दोनों एक साथ जैसे थे नॉर्मल रहे, ओरिजिनल रहे। तो उस चक्कर में क्लैशेज़ हुए क्योंकि पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है, उनकी बिल्कुल अलग, मेरी बिल्कुल अलग। तो जितने क्लैशेज़ होने थे शुरू में जेन्युइनली हो गए, क्लैशेज़ हुए, मतभेद हुए, वो कर लिए। अभी सारी चीज़ें क्लियर हैं। एक दूसरे का मन रखने के लिए कोई झूठ नहीं बोलेंगे ना, तो एक टाइम के बाद
चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं, आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि भाई ये ऐसे ही है या ये ऐसी ही है। तो अब नहीं होते, टच वुड, और भगवान करे हों भी ना, लेकिन नहीं होते, ना वो मुझसे ना मैं उनसे, अब नहीं होते। नेक्स्ट, हेलो दी, आप नाइट में फ़ेस वॉश करके सोने की सलाह देते हो, मुझे ये जानना था। मैं शाम की पूजा 7 बजे करती हूँ, उसी समय फ़ेस भी धोती हूँ, 10 बजे सोती हूँ, तो क्या मुझे फिर से 10 बजे फ़ेस वॉश करना चाहिए या 7 बजे धोकर भी काम चल जाएगा? डिपेंड करता है कि आपने 7 बजे धो के चेहरे पर लगाया क्या है। अगर उस टाइम पे सीरम लगा लिया और मौसम गर्मी का नहीं है तो ठीक है। अब ऐसे मौसम में जो अब चल रहा है, अगर आप 7 बजे मुंह धो के उसके बाद आपने खाना वगैरह सब बनाया, फिर आप उसी पसीने वाले चेहरे में सो गए, तो वो तो आपको दोबारा धोना चाहिए टेक्निकली, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी वीडियो देखकर ये समझ आ गया दी कि हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई होता ज़रूर है कलेश करने वाला। भैया लाइफ इसी का नाम है, सब्ज़ी तभी बनती है, सारे मसाले होते हैं। खाली मीठा मीठा खाते रहोगे क्या? चटपटा भी चाहिए। फिर खाली चटपटा खाते रहोगे क्या? खट्टा भी चाहिए। तो बात यही होती है, इन सब से मिलके ही इंसान की मिट्टी पूरी होती है, हमारी लाइफ पूरी होती है। अगर लाइफ में ये जो लोग हैं ना टॉक्सिक और कदर ना करने वाले या फिर ईर्ष्यालु, इस तरीके के अगर लोग ना हो, है ना, और आपके पास काम भी नॉर्मल सही है, बड़ी लीनियर सी और बेरंग सी लाइफ हो जाती है, बिलीव करो। ऐसे लोग, मतलब ये है कि अगर उन्हें डील करना आपको आ गया तो फिर ठीक है, ये तब तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ जब तक आपको इन्हें डील नहीं करना आ रहा। जब एक बार डील करना आ जाता है ना तो फिर लाइफ गेम लगती है। अब जो बच्चे वीडियो गेम खेलते हैं, अगर उसमें कोई चैलेंज ही ना हो और अगर उसमें कोई एनिमी ना आए या एंड में जाके कोई बड़ा सा राक्षस ना आए तो वो गेम बिकेगा नहीं, है ना। लोग उसे कहेंगे अरे इसमें तो कुछ है ही नहीं। सीधे मान लो कोई गेम है, आप सीधे 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 चलते जा रहे हो, खेलोगे उसे? कोई नहीं खेलेगा। बच्चे आजकल चूज़ ही वही गेम करते हैं, मज़ा आया, इसमें तो बड़ा मुश्किल है, ये वाला स्टेज तो ये है। जो गेमर वीडियो देखते रहते हैं ना आजकल बच्चे गेम की, मेरे यहाँ भी चलती हैं बहुत बार, तो वो यही होते हैं कि उसमें डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो गेम है। और जब लाइफ में डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ते हैं तो माथा पकड़ के रोते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइफ है। तो वैसी ही लाइफ है। अगर बिल्कुल सीधी 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 कुछ है ही नहीं करने के लिए, कुछ प्रोग्रेस करने वाली, मतलब कुछ, मतलब सारी चीज़ें पॉजिटिव, ऐसे नहीं होता। तो जब इसे गेम्स की तरह लोगे तो फिर ठीक है, तब समझ में आएगा कि ये लोग भी ज़रूरी हैं। एक कमेंट आया कि आप मुझे इतनी प्यारी लगती हो, मुझे और मेरी मम्मी को, कि लगता है आप बैठी रहो सारा दिन और हम आपकी बातें सुनते रहें। हे भगवान। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी 2 बेटियां हैं, एक 13 की और एक 6 साल की। वो लोग 2, 4, 5 PM 2:45 PM हो गए तक स्कूल से घर आ जाती हैं। मैं जॉब करती हूँ, 7:30 AM निकल जाती हूँ, 4 o'clock तक आ जाती हूँ। मैंने फुल टाइम मेड लगाई हुई है 9 से 3। वो झाड़ू पोछा बर्तन करती है, खाना मैं बना के जाती हूँ, बच्चों का टिफ़िन बनाती हूँ, यानी ब्रेकफास्ट लंच डिनर मैं ही बनाती हूँ। अब बात यह है कि क्या मैं पार्ट टाइम वाली मेड रख लूँ या दूसरी? ये पूरा दिन काम अकेले जाके मैं करके दूसरे के घर भी काम करने जाती है, जबकि मैं पूरा दिन के लिए रखा था मेड को। मंथली 9,000 लेती है, लेकिन दूसरे घर में इससे कम पैसों में एक ही काम करती है। मुझे क्या करना चाहिए? 4 साल हो गए मेड के, अब बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पूरा दिन की ज़रूरत भी नहीं है और छोड़ने को मन भी करता है। कभी कभी कंफ्यूज रहती हूँ, क्या करूँ? कर लो फिर उसे छुट्टे काम के लिए। अब उसे छुट्टे काम के लिए रख लो, या फिर उसे रखना है तो फिर सीधे बोलो कि भैया जब तय जो हुआ था उस पर रहो, नहीं जाओगी बाहर काम करना, ये बात हुई थी तो इसी पे आपको रहना चाहिए कायदे में। तो ये कर सकते हो, नहीं तो जब ज़रूरत नहीं है तो मेरी सलाह तो यही है, ज़रूरत नहीं है तो हटा दो, बेफालतू गई है सिरदर्दी। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी देवरानी प्रेग्नेंट है, नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है। इस बात को सब ने हमसे छुपाया। मैं दूसरे स्टेट में रहती हूँ, ये बात मुझे बाहर वाले से पता चला, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतनी बड़ी खुशखबरी हमसे छुपाई गई। देवरानी ने मुझसे बदतमीज़ी की तो मैंने उसको डांट दिया था 1 साल पहले मैम, पर अब मुझे क्या करना चाहिए? शायद वो लोग बेबी होने के बाद हमें बताएं। मेरे हस्बैंड ने बहुत कुछ किया है भाई बहनों के लिए और सब कुछ वो लोग भूल गए। हमें क्या करना चाहिए? वहाँ जाएँ कि नहीं? जब बेबी होने के बाद बताएंगे तो
इसी तरीके का रिएक्शन देना कि जैसे आपको अब भी पता लगा है कि अरे ये कब हुआ, ये क्या ऑर्डर करके मंगा लिया क्या ऑनलाइन, कुछ पता तो चला नहीं प्रेगनेंसी का, आप क्यों बता रहे हो, आपको इधर उधर से पता चल गया। फिर बुलाएंगे, चले जाना, नॉर्मल जाओ। मतलब अब जो कह रही हो कि आपके हस्बैंड ने अपने भाई बहन के लिए बहुत कुछ किया, आई होप कि इसके बाद उनकी आँखें ऐसे खुल जाएं। आगे से मत करना एक्स्ट्रा, जितना ज़रूरी है उतना करना, बाकी लेकिन चले तो जाओ। इस बात पे रिश्ता क्या ख़त्म करना, अगर वो बच्चा होने के बाद भी आपको बता रहे हैं, बुला रहे हैं, यानी कि रिश्ता तो वो रख ही रहे हैं ना, तो आप भी रखो, अपनी तरफ से क्यों तोड़ रहे हो। नेक्स्ट दी, मेरे हस्बैंड सोते ही नहीं, टीवी देखते हैं, और उनके साथ मेरी बेटियां भी, जो कि 5 और 17 मंथ की भोबी 12 ईयर 1 बजे तक सोती है, वो भी। इसी के वजह मैं उठ नहीं पाती और हस्बैंड साथ नहीं देते, घर के काम नहीं होते तो ताने मारते हैं, क्या करूं। दूसरा कमरा होता उसमें सो जाया करो आप, वो और बेटियां अपना लगी रहें, जाए में भी लग रही हैं। लेकिन अगर लड़कियों को भी सुबह उठना होता होगा ना स्कूल वगैरह के लिए, तो अगर दूसरा कमरा है उसमें सो, या फिर टीवी हमारी तरह लॉबी में लगवा दो, जिसे देखना हो बाहर देख लेगा आराम से। एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा कि भैया सारा शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, तुम्हें बनना है चमगादड़, जनना है रात को तो जगो, बच्चों का मेरा सारा ख़राब हो रहा है। नेक्स्ट, आप मायके क्यों नहीं जाती। मेरा मायका बचा कहाँ है, कहाँ जाऊँ, और काम इतना है, मैं तो नहीं जा पाती, मन भी नहीं करता सही बताऊँ तो। पिछली बार बात हुई थी यही, मैं अपने घर में बहुत सुखी हूँ। नेक्स्ट, दीदी प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर देना, मेरी नंद है जिसका डिवोर्स हो गया, वो हमारे साथ ही रहती हैं, लेकिन उसमें हम हस्बैंड वाइफ में लड़ाई कराई है, हमारी बातों में बहुत इंटरफेयर करती थी, सबसे फ़ोन पे मेरी बुराई मुझे नीचा दिखाती थी, इसलिए मैंने 2 साल से उससे बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर दिया। बिल्कुल नहीं बोलती, ना उसका एक भी काम करती हूँ मैं, वो अपना काम अपने आप करती है, लेकिन मेरी सास ससुर बोलने के लिए बार बार कहते हैं, मुझे जो चिढ़ते भी हैं तब से ही क्या मैं सही जा रही हूँ, और उसने मेरे साथ जो भी किया मेरे दिमाग में घूमता रहता है, कैसे रिलैक्स करूँ दिमाग को, प्लीज़ प्लीज़ रिप्लाई देना। देखो जी, नंद जो है ना वो कई बार जान के कई बार बिना जाने पति पत्नी के बीच में बोलती भी है, आग भी लगवाती है, लड़ाई भी करवाती है, और हर बार कॉन्शियस भी नहीं होता, कई बार अनकॉन्शियसली करती हैं चीज़ें। लेकिन अब आप अगर देखूँ, एक ही घर में रहते हो आप, नहीं अलग रहते हो, तो नहीं मन कर रहा तो मत करो। लेकिन जो दूसरी चीज़ है ना कि जो उसने किया वो आपके दिमाग में अभी तक घूम रहा है, वो क्यों घूम रहा है भाई। एक नंद ने गलत बिहेवियर करा, आपने बीइंग अ भाभी उससे रिश्ता ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिया, अब आप उससे बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो बात ख़त्म हो गई। अब अगर अभी भी उसके बारे में ही सोच रहे हो, दिमाग आपका वहीं चल रहा है, इससे अच्छा तो बात ही कर लो, नया मसाला आएगा। पुरानी लड़ाइयों को याद कर करके कुढ़ने का क्या फ़ायदा, अगर कुढ़ना ही है फिर उससे बात कर लो, कुछ नया फेंकेगी, कुछ नया लड़ो। भाई जो चीज़ बीत चुकी, अब आपको उसका कोई कनेक्शन भी नहीं है। आप सास ससुर चिढ़ रहे हैं, उनका चिढ़ना ऑब्वियस है, उन्हें लग रहा है कि हमारी लड़की से बात नहीं कर रही है ना, उन्हें चाहिए था कि कितना भी हमारी लड़की कुछ भी कहती रहे, ये ना मतलब करे उसके ऊपर रिएक्शन, वो नहीं हुआ। उनका मुँह बनना वो भी जायज़ है, उसे भी आप बिगाड़ नहीं सकती बने हुए को। तो इन तीनों ही चीज़ों में आपने जो करना था वो कर चुकी, लेकिन उसे करने के बाद भी आप उलझी हुई हो, ये कमी हो रही है। अब आप बाहर आ गई ना उस चीज़ से, तो रहो ना बाहर, फिर खुश रहो। अभी भी क्यों अटकी हुई है उसमें कि उसकी की हुई बातों में वो अभी भी वो सोच रही हूँ, ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, और नहीं निकल पा रही, तो फिर भैया उससे बात करना शुरू कर दो। फ़ोन पे वैसे कुछ आपके बारे में बोले, पलट के बोलो, मतलब फिर मसाला क्रिएट कर लो। अगर वहाँ से वैसे नहीं निकल पा रही हो तो फिर पूरे घुस जाओ। लेकिन जब निकल गए हो तो अच्छी बात यह है कि अपने आप में व्यस्त और मस्त रहो। उसका चैप्टर कहना चाहिए ऑलमोस्ट क्लोज़ हो गया। अब कोई बड़ा काम होगा, शादी ब्याह ये वो, उसमें वो दिखेगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ी देर की बात है, डील कर लो। अब 1-2 घंटे के लिए दिमाग ख़राब होएगा, लेकिन बाकी की लाइफ तो जियो यार। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी सास नहीं है लेकिन हस्बैंड और ससुर जी 4 सास के बराबर हैं। ये बात हर बात में ताने दिया करते हैं, मैं कुछ बोलूँ तो झगड़ा करना चाहती हूँ इग्नोर, लेकिन नहीं होता, काम करने का मन नहीं होता, फील होता है दिन भर सोने का मन होता है, लो फील होता है दिन भर सोने का। मिसेज वाला हाल है आपका, जैसे मिसेज पिक्चर में बताया था। तो भैया ऐसा है,
जितना आपसे हो सके उतना काम कर लो, और उससे आगे के लिए साफ हाथ जोड़ लो कि भाई ये मेरा बेस्ट है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। अगर इससे ज़्यादा की और चीज़ों की उम्मीद है तो या तो आप कर लो या किसी को रख लो। ये मेरा बेस्ट है, मैं जो इतना बेस्ट कर सकती हूँ वो मैं कर रही हूँ। इतने से काम चलता है तो ठीक है, नहीं तो ये मैं इससे ऊपर नहीं कर पाऊँगी। यही इलाज होता बस, और कुछ नहीं हो सकता। हेलो मैम, मेरे हस्बैंड 3 भाई हैं, एक मैं बीच में हूँ, सबका किचन अलग है, ससुर जी नहीं हैं, सास और एक ननद जो एक टीचर है ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं। उनका खाना, बिजली का बिल, दवाई तीनों भाई एक एक मंथ देते हैं। हम अपने मंथ से सब टाइम से कराते हैं। देवरानी जॉब करती है, एक जेठानी हर काम को स्लो करती है। उन दोनों के टाइम पर खाना समय से नहीं मिलता तो मेरे फ्लोर पर आकर गंदी गंदी गालियाँ देती हैं, उल्टा सीधा बोलती हैं। बहुत टाइम से झेल रही हूँ, आप बताओ क्या करूँ। तो वो गालियाँ आपके एड्रेस पे थोड़ी पोस्ट हो रही होंगी, जो नहीं दे रहा उसके एड्रेस पे पोस्ट हो रही हैं, तो आप क्यों टॉर्चर हो रही हो। सिंपल। और अगर वो आपको दे रही हैं तो यूँ कर दो कि मैं यहाँ पे क्यों, एक दिन और चढ़ जाओ, या फिर उनके फ्लोर पे जाके दो ना माँ जी गाली, मेरे यहाँ पे क्यों दे रही हो, मैंने तो अपने टाइम में सही दिया था। तो एक बार टोक दो ना उन्हें। नेक्स्ट दी, मेरा बेबी अभी 14 मंथ का है, उसकी नींद बहुत कम है, रात को 1-2 बजते ही हैं, कभी कभी रात को भी रोता है। अभी भैया ऐसे ही रहेगा शुरू में, और एनर्जेटिक सुबह रह पाना वो नहीं हो पाता, लेकिन 14 महीने का यार, इतने में तो आदत पड़ जाती है। शुरू के 2 से 3 महीने स्ट्रगल रहती है, उसके बाद आपकी बॉडी खुद वो हैबिचुअल हो जाती है कि 2 घंटे की नींद में भी आप बाकी के 22 घंटे लगातार काम करते रहते हैं बच्चे के और घर के, तो पड़ जाती है आदत। आपको क्यों नहीं पड़ी, लेकिन ये है आप जॉब पर भी हो तो वही है चीज़ें थोड़ा सा। अब इसमें इन्होंने समस्या क्या लिखी है कि मैं और हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं, दोनों सुबह स्कूल जाते हैं, बट एक बंदे को बेबी के पास ही रहना पड़ता है, एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है क्योंकि वो चलना सीख गया है, तो छोट खेलता है, तो दैट्स ये मैंने मेड लगाई, खाड़ी पोछा बर्तन एंड सेकंड टाइम खाना झाड़ू पोछा होगा। मैंने सुना मेरे पड़ोसी मुझे कामचोर कहते हैं, जबकि बेबी से पहले मैं रात को भी कुछ ना कुछ न्यू डिशेस बनाया करती थी, उन लोगों को भी दिया करती थी, बट मुझे बहुत बुरा लगा। मेरे लिए ऐसी बातें होती हैं। मेरी मेड से ही डिस्कस कर रहे थे सब। हमने अभी कैमरा लगाया है, उनको पता नहीं शायद, तो उसमें रिकॉर्ड हुई है बात। मैं फीलिंग गिल्टी कि मैं इतना काम भी नहीं कर पाती, खुद को क्या समझाऊँ। बावले हैं वो। और आप बता रही हो ना नई नई डिशेस बनाती थी, उन्हें भी दे के आती थी, तो उनकी जीभ हो गई होगी चटोरी, उन्हें लग रहा होगा भाई आजकल नेहा ला नहीं रही बना बना के कुछ बढ़िया, तो बिल फाड़ दिया। कोई भी नहीं कर पाता। छोटे बच्चे को जब पाल रहे होते हैं हम, तो या तो हो जॉइंट फैमिली, बच्चे पालने के लिए हमारे घर में सास ससुर ये सब हों, तो वो देख रहे हैं अपना, ठीक है हमारी लाइफ जैसे चल रही थी हम वापस ट्रैक पे आ जाते हैं, बना रहे हैं खा रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हमें सब कुछ करना है, हम जॉब पे भी हैं, कोई भी नहीं कर पाता पहले जितना काम, तो आप कहाँ से कर लोगे। उनका मैंने आपको बता दिया यही है, फालतू में गिल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम आप अपना शरीर, अपनी जॉब और बच्चा, ये 3 चीज़ देख लो। बच्चा जब हो जाएगा ना 3-1 साल का, खाने पीने लायक, तुतला के मांगने लगेगा ये दे दो वो दे दो, अपने आप सारी डिशेस सीख लोगे। मैं जितना खाना बनाती हूँ ना, मतलब अभी वीडियो जब से बनने लगी, कुछ लोग होते हैं जो वीडियो के चक्कर में और रंग बिरंगा खाना बनाते हैं, मेरे यहाँ उल्टा हुआ है। जो अभी कह रहे थे ना कि यू आर सो रॉ एंड वो, अभी कल भी आया था कि अलमारी जो है वो कैबिनेट के ऊपर से किचन साफ़ करती है और नीचे से कैबिनेट जो है वो गंदी लग रही है, तो उस पर एक रिप्लाई भी आया, यस यू आर राइट। अरे भैया, अगर मैं इसमें पढ़ूंगी ना कि मेरा घर फोटोजेनिक लग रहा है नहीं लग रहा है, तब मैं वीडियो बनाऊं, यकीन मानो मेरी हफ्ते में 1 वीडियो भी नहीं जाएगी, डेली की तो छोड़ो। तो जैसा है वैसा है जो है, और यही मोटिवेट कर रही हूँ कि ठीक है जितना हो पाए उतना कर लो, अपना बेस्ट दे दो। लेकिन एक होता है परफेक्ट, वो कुछ नहीं होता। तो जितना भी मैं पहले कुकिंग कर भी लिया करती थी ना, कि फ़ोन जब नया नया हाथ में आया था तो मैं नई नई रेसिपी पढ़ के कभी ट्राई कर रही हूँ, कुछ बना रही हूँ, अब वो भी नहीं हो पाता वीडियो जब से हुई हैं शुरू, क्योंकि इसका एडिटिंग का टाइम निकल रहा है या शूट करने का निकल रहा है ना। इतने सारे प्लेटफॉर्म है, सबका काम बढ़ गया है। तो बात वो होती है कि भैया हमेशा एक सा टाइम नहीं रहता, लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होगा ना, जो आपको कुकिंग के लिए गिल्ट हो रही है,
वो अपने आप वापस आ जाएगी। अपने बच्चे के लिए बनाओगे आप दोबारा कि इसको नए नए टेस्ट में इंट्रोड्यूस कराऊँ, तभी तो इसकी वैरायटी ऑफ फूड पता चलेगा कि क्या क्या खाता है, क्या क्या इसे पसंद आएगा, सब आ जाएगा। पड़ोसियों को चाटने को नहीं मिल रहा इसलिए उन्होंने कह दिया। और दूसरी चीज़ वही है, अपनी मेड से कहो कि इधर उधर की सुन के आपको ना बताए, समाचार पत्र ना बने फालतू का। अब अगर आपको ये सुनाई ना आती बात, आप मज़े में होती, कुछ भी ना सोच रही होती। सुना इसीलिए तो परेशानी हुई, सब बना कर दो कि तुझे जहाँ सुनना जो सुनना वहीं सुन के अपने तक रख, मुझे मत बताया कर। यार दी एक बारी में मेरा जवाब कभी नहीं आता, चाहे कितना ही छोटा क्वेश्चन दे दूं या टाइम पर। एक अभी पोस्ट करा है 98 में किया था, एक और है। इसी महीने में ही मेरे ननद के साथ दूसरा केस हो गया जिसमें मुझे फ़ील हुआ कि उनका रवैया कुछ बदल रहा है। इसमें मेरी सास का भी हाथ हो सकता है क्योंकि ननद रहने आई है। 3 दिन हो गए, कल बाहर गए थे उनकी शॉपिंग करने, तब भी लड़ाई हो गई। अब मेरी ननद से रिश्ता अच्छा है, सब बढ़िया है, बट वही बात है उनका रवैया बदल रहा है। तो मुझे बदलना चाहिए कि नहीं? प्लीज़ हेल्प। इसी वीडियो में पुराना क्वेश्चन भी है, प्लीज़ पढ़ना। अभी तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन बात क्या है यहाँ पे आपकी जो मुझे समझ में आई है कि आपकी ननद के साथ आपका रिश्ता ठीक है, लेकिन अभी वो चेंज हो रही हैं, लड़ाई हो गई इसलिए। जस्ट स्टे काम, है ना। आप इतनी जल्दी एकदम कि अच्छा तेरी 9 की चाल तो मेरी 10 की, वो मत करो, ठीक। लेकिन ध्यान से देखो एक तो रवैया चेंज क्यों हो रहा है, और अगर वो बिल्कुल ही बदल जाए अपनी वाली पर कि भाई अब पहले जैसी बिल्कुल ही नहीं रही, अगर ऐसा होता तो फिर आपको भी बदलना पड़ेगा, सीधी सी बात। क्योंकि वो ऐड नहीं, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, वो होता है लाइफ में। आज हमारा जिसके साथ जैसा रिश्ता है कल को वैसा रहेगा, ज़रूरी नहीं है, चेंज होती रहती हैं इक्वेशंस हमेशा। तो जैसे वो चलें उसके हिसाब से अपना डिसाइड करना। नेक्स्ट दी, मेरा हबी 1 ईयर में सिर्फ 2 महीने घर रहता है। मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ, कई बार तो मेरी हिम्मत टूट जाती है, मुझे समझ नहीं आता कैसे करूँ सब। एंड मैं उनके पास जा सकती हूँ, घर में मिल भी ठीक है नहीं रहता, काम ना कर पाता, मैं क्यों करूँ कि हिम्मत ना टूट सका, सबर सका। कई बार तो फ़ोन भी नहीं करता। सॉरी दी, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन लंबा हो गया, प्लीज़ रिप्लाई दी। ऐसी कैसी नौकरी है कि 1 साल में 2 महीने के लिए घर आते हैं? या तो सारे मिल के वहीं रह लो ना जहाँ पे वो रह रहे हैं, पर होगा ही नहीं पॉसिबल। इतना तो सब भी में ही दिमाग है, पॉसिबल ही नहीं होगा, इसीलिए नहीं जा पा रहे हो। अब इसका क्या ही होएगा? ये तो भाई अगर देखो कभी कभी की बात होती है, या मेरा पति आर्मी में है मुझे पता है, तो एक मेंटली मेकअप होता है आदमी का। लेकिन सिर्फ अगर नौकरी की वजह से वो रह रहे हैं बाहर, तो फिर आदमी प्लान भी सोचता है कि या तो उनके साथ जाके हम रह लें, या फिर वो डेली अप डाउन कर लें, है ना। या फिर कभी ट्रांसफरेबल जॉब होती है, तब भी लगता है कि चलो अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। तो कोशिश करो यही कहने की कि भाई कब तक चलेगा ऐसे, पूरी ज़िंदगी थोड़ी ना हम ऐसे साथ अलग अलग ऐसी तरीके से रहेंगे। तो या तो हमें भी ले जाओ, मम्मी को साथ ले जाओ, सास को, अगर वो अकेले नहीं रह सकती। लेकिन ये कैसी लाइफ है कि पति कहीं पत्नी कहीं, पति पैसे कमा रहा है, पत्नी सास ससुर की सेवा में लगी हुई है, ये चलता है नहीं। तो उसमें हस्बैंड वाइफ का रिलेशन तो कमज़ोर से ही रहेगा, उसमें बढ़िया तो होने का मतलब है नहीं। नेक्स्ट हाई जी, जैसे मेरा बेटा 3.6 ईयर्स का है, वो कब भी मार्केट जाता है, भागता रहता है, नॉट पॉसिबल कि उसके पीछे हम भी भागें। सारी बात जब भी पार्क जाता है देर बच्चे के टॉयज़ लेता रहता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास किसी टॉय की कमी है, दोनों चीज़ नहीं है पसंद। भागते भागते कहीं खो जाए या टॉयज़ बच्चे को लेता है तो वो रोने लग जाता है, क्या करें। बाहर तो मेरा बेटा निकल भी नहीं सुनता, चाहे जितना भी उसको बोलूँ या डांट लूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अगर देखो ये जो खिलौने लेने वाली बात है, ये तो होती है कुछ बच्चों में कि उनके पास कितने भी आप दिलवा दो, लेकिन दूसरे का खिलौना उन्हें ज़्यादा पसंद आता है। और ये कहीं ना कहीं मानव स्वभाव भी है ना, उसको खिलौना पसंद आ रहा है, दूसरे की बीवी अच्छी लगती है, दूसरे का मकान अच्छा लगता है, दूसरे की गाड़ी अच्छी लगती है, दूसरे के बच्चे अच्छे लगते हैं। बड़े होकर चीज़ें बदल जाती हैं, नेचर तो वही रहता है। तो ये तो देखो कॉमन सी बात है, बड़ों के साथ भी होता है, बच्चों के साथ भी हो रहा है। उसमें वही है कि बेटा दे दो, वो रोने लगा तो जैसे, है ना। अब आप कह रही हो ना कि कितना भी करो सुनता नहीं। देखो 3 साल का बच्चा है, उससे आप खिलौना छीन सकते हो, और उससे खिलौना छीन के जिसका है उसको दे दो।
ठीक है। या फिर एक और मास्टर स्ट्रोक है, जब आप कहीं बाहर जाओ उसका भी कोई खिलौना रख के ले जाओ अपने साथ। अब जब वो किसी और दूसरे बच्चे का छीने, ठीक है, और मान लिया आप कह रहे हो कि हाथ नहीं आता, भाई वो देता नहीं, वो नहीं दे रहा, आप अपने बैग में से दूसरा खिलौना जो घर से लेके आई हो उसका, उसे निकालो और उस बच्चे को देना शुरू कर दो कि भाई ये लो, आपका खिलौना इनके पास है ना मेरे बेटे के, तो आप इसके खिलौने से खेल लो। दोनों ही बातों में या तो आपका बेटा अपने खिलौने को देख के तुरंत भगेगा कि भाई मेरा जा रहा है, या फिर उसे भी नया खिलौना मिल जाएगा जो पहले से रो रहा था। अब ये हो सकता है वो कहे नहीं यही चाहिए, तब आगे की बात है कि ले बेटा तू अपने से खेल, देख भाई रो रहा है दे दे, नहीं दे तो फिर उससे छीन के देना चाहिए आपको। मतलब मैं अगर इस सिचुएशन में हूँ तो मैं थोड़ा फोर्स करके छीन के दे दूँगी अपने बच्चे से। और जो बात आई भागने वाली, मैं तो इनके आरोही आराध्या के ना पीछे कॉलर में ऐसे उंगलियां फंसा लेती थी तो ऐसे पकड़ के वो धीरे धीरे चल रही हैं, जो तेज़ भी चल रही हैं तो मतलब मेरी उंगलियां फंसी हुई हैं, तो तेज़ चलेंगी नहीं, उनको पता है कि हाँ पीछे से हमें थोड़ा प्रेशर आएगा, तो मैं उनको ऐसे पकड़ के रखती थी क्योंकि 2 थी, कैसे पकड़ूंगी, ये था हिसाब। तो कुछ भी कर सकते हो, ऐसे बांध के लेके जाओगे तो थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन या तो कंधे पे हाथ हो बच्चे के, हल्का सा उसे पता रहता है कि हाँ मम्मी ने मुझे पकड़ा हुआ, और जैसी वो आगे भगेगा आप पकड़ सकते हो, या फिर सिंपल उंगली अटका लिया करती थी मैं तो दोनों के पीछे यहाँ कॉलर में, तो उनको अपना पता रहता था कि हाँ मम्मी है, और वो भी फ्री रहती थी। क्योंकि ऐसे हाथ लटका के जब हम पकड़ते हैं ना बच्चे का हाथ, तो वो कंफर्टेबल नहीं होता चलने में, उसको अच्छा तभी लगता जब वो हाथ फेंक फेंक के चलता है। तो मैं तो ये करती थी, आप भी ट्राई करके देखना। नेक्स्ट, दीदी मेरी सास और नंद को लगता है मैं अपनी देवरानी से जलती हूँ और मेरे को मेंटली टॉर्चर करती हैं। भैया किसी के लगने का आप छुटा नहीं सकते, लगने दो उन्हें जो लग रहा है। अगर आप नहीं जलती हैं तो नहीं जलती हैं, और आपको वो टॉर्चर कैसे कर सकती हैं, क्यों कर रही हैं, उनको अलग तरीके से डील करो, उनका जवाब उन्हें पकड़ाते रहो। लेकिन क्यों लगता है, अगर समझदार सी हो तो पहले पूछ ही लो क्यों लग रहा है कि मैं जल रही हूँ, क्या कर दिया मैंने, कहाँ से मेरे बर्निंग मार्क्स नज़र आ रहे हैं आपको। वही होता है देवरानी जेठानी का, क्या है उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, बस यही होते हैं टंटे, उसका हार मेरे हार से मोटा कैसे। तो ये हो सकता है आप कर भी रही हो एग्जैक्टली, तो उन्हें लग रहा बस। तो अगर ये कर रहे हो छोड़ दो बिल्कुल, नहीं तो उससे नहीं जलते। अब कोई गलत फहमी का शिकार है तो होने दो उसे, क्या ही करना है। नेक्स्ट, दी आप मेरे कमेंट का आंसर क्यों नहीं करते हो। भैया सबके कर ही रही हूँ, यहाँ पे अभी भी 2 आए हैं ऐसे 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 करके ख़त्म हुए, 3-4 बार में वो छोड़े हैं अभी तक, मैं तो कर ही रही हूँ कमेंट के जवाब। नेक्स्ट, मेरे स्कूल में ये आया है, मतलब इनके कमेंट का आंसर क्यों नहीं करते हो, इन्होंने पूछा है। मेरा क्वेश्चन है कि मेरे स्कूल में चापलूसी और भेदभाव बहुत होता है और मैं अपना पूरा एफर्ट लगाकर पढ़ाती हूँ। एक लेडी टीचर है, वो हर बात में मुझे नीचा दिखाती है कि हेडमास्टर के सामने भली बनती है उसकी, और हेड सनाद्य ब्राह्मण हैं, कुछ भी पढ़ाती नहीं है। मेरी एक आंख में रोशनी नहीं है, दूसरी का भी इलाज चल रहा है, ऑनलाइन डीबीटी एटसेट्रा सारे काम हेड कहता है कैसे भी करो तुम्हारा काम है, मैं पत्र व्यवहार में लिख दूँगा। क्या करूं जिससे मेरी इमेज भी बनी रहे और सभी की अकल भी आ जाए। देखो जी, ये डीबीटी वगैरह का तो जो काम है, अगर ये आपसी तालमेल से कोई एक कर रहा है दूसरे का तो ठीक, नहीं तो देखो टेक्निकली तो ये जिसकी क्लास है उसका काम है, उसमें आप उनको कहीं पे गलत नहीं ठहरा सकते। वो अपनी जगह पे यहाँ पर वर्क एथिक्स के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। भाई आप जॉब कर रहे हो, सैलरी ले रहे हो, ऐसा तो है नहीं आपकी आँख में प्रॉब्लम है या कुछ भी और घर में किसी के प्रॉब्लम होती है तो वो अपनी सैलरी में से कटवा देगा कुछ पैसे कि मैं काम कम करूँगा, मेरे को 4,000 कम दे देना या 5,000 कम दे देना, ठीक है। तो सैलरी सब पूरी लेंगे, तो जब सैलरी पूरी लेंगे तो टेक्निकली काम तो भाई आपका ही है, ठीक है। उसमें ये हो सकता है आपके बस की नहीं है, आप किसी से पैसे दे के करा लो, बहुत लोग कराते हैं जिनके सिर पे जिम्मेदारी है और उन्हें नहीं आता करना, पैसे दे के करा लेते हैं कैफ़े वालों से, वो करा सकती हो। दूसरी चीज़ क्या है, भाई आप अपना काम कर रही हो, वो हेड के सामने भली बन रही है, वो खुद नहीं पढ़ा रही। देखो अब ये हेड की और उसकी बात है, उनकी पटरी बैठ रही है,
कैसे भी करके उन्होंने सेटिंग बैठा रखी है, कुछ भी है। अब आप सोच रही हो कि हेड जो है वो बिल्कुल न्यायप्रिय होके सही डिसीजन दे कि भाई ये काम कर रही है इसको मैं ऐसे लूँ, और ये काम नहीं कर रही तो इसको मैं अलग तरीके से लूँ। तो देखो, हर एक से हम समझदारी की उम्मीद तो कर लेते हैं, लेकिन हर एक कोई समझदार होता नहीं। हर एक के इतने स्ट्रॉन्ग एथिक्स नहीं होते कि सही को सही और गलत को गलत ही कहना है लाइफ में। कई लोगों को चापलूसी पसंद होती है, हो सकता है आपके हेड इसी में के हो। अब इसमें क्या है जी, आपको नीचा दिखा के, आपको वो नीचा किस बात में दिखा रही है उस चीज़ को आप पकड़ सकती हो। भाई काम वो नहीं कर रही, आप कर रही हो, तो आपको नीचा किस चीज़ में दिखा रही है, क्या कह के दिखा रही है कि ये मुझसे सुंदर नहीं है, या इसको एक आँख से कम दिखाई देता है। तो वो जिन बातों पे आपको नीचा दिखा रही है उन बातों को पकड़ के उसका मुंह तोड़ जवाब दो। लेकिन रही बात इन कामों की या कुछ और, देखो उसमें आप एथिकली कुछ नहीं कर सकते। तो जो उनके फेवरेट हैं, हो सकता है उनको वो काम कम दे रहे हो आपको, लेकिन अपने हिस्से का काम तो करना ही पड़ेगा। आपकी क्लास के अलावा दूसरी क्लास का कोई दे, आप साफ मना कर दो कि ये मेरा काम नहीं है। ऐसे काम करना ज़्यादा आसान होता है, मुझे तो पर्सनली ये लगता है। जब कोई ये कहे ना ये तो आपका काम है आप करोगे, सिंपल उतना काम पकड़ा और कर दिया। उसके अलावा एक सुई भी उठा के इधर से उधर रखने की ज़रूरत नहीं। आप भी यही जवाब पकड़ोगे मेरा काम नहीं है। जहाँ आसपास में तालमेल वाली नौकरी चलती है ना, उसमें अगर आपका काम डिफाइन नहीं है तो उनका भी नहीं है। तो कई बार आपको आराम लगेगा, लेकिन कई बार आपको ज़्यादा काम भी करना पड़ सकता है। तो ऐसे यार, ये ऐसे ठीक नौकरी का तो तरीका है, जैसी व्यवस्था दिख रही है वैसे कर लो। नेक्स्ट दी, मेरी शादी को 6 साल हो चुके, मेरी माँ नहीं है, मेरी सास मेरे हस्बैंड को भड़काती है, मेरी बहन के ख़िलाफ़ मेरा हस्बैंड शॉर्ट टेम्पर्ड है, मुझ पे हाथ भी उठाता है काफ़ी बार। मेरे हस्बैंड अपनी माँ की कोई गलती नहीं मानता, बोलता है वो गलत भी होगी तो भी मैं उनके साथ दूंगा। हमेशा मैं 2 बार घर बैठ चुकी, मेरे घर वाले भेज देते हैं वापस दुनिया की वजह से। अंदर अंदर जलती रहती हूँ, बीमार भी रहने लगी हूँ। आप बताएं मैं क्या करूँ। मेरे बच्चे के सामने भी लड़ते हैं, मार चुके हैं उसके सामने भी, 2 साल का है अभी सिर्फ वो। अस्मा मजीद, मतलब आपको तो छोड़ दिया बस आपके मरने के लिए, आपके घर वालों ने भी, वरना वो रख रहे हैं और यहाँ आप कुट भी रही हो, काम भी कर रही हो। अब इसमें मैं आपको क्या ही सलाह दूँ भाई। ऐसा आप क्या कर सकते हो कि आपके पति ने साफ कह दिया कि जब वो गलत भी होगी माँ, मैं तो उसी का साथ दूंगा। ठीक है जी, आपका कोई चार्म उन पे चल नहीं रहा। पीहर भी जाके देख चुकी हो, वहाँ से आपको फिर बैरंग वापस लौटा दिया जाता है। तो आपके पास ना कोई और ऑप्शन है नहीं सिवाय सास को किसी भी तरीके से तालमेल में रखने के। अगर उस घर में शांति से सर्वाइव करना है और इन फ्यूचर अपनी लाइफ को तरीके से जीना है, तो आपको अपनी सास की बात ध्यान से सुन के समझ के उनके हिसाब से थोड़े दिन चल के अपने पहले ठीक ठाक करने होंगे टर्म्स के भैया रहना यही है और इसका शासन है। तो कहते हैं नौकरी में बॉस इज़ ऑलवेज राइट, तो इसको ससुराल कम और जॉब समझ के कर लो कि भैया मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है और पेट पालने के लिए मुझे ये नौकरी करनी है। तो अगर आपका बॉस खड़ूस है तो आप वो नौकरी कैसे करोगे, बस ये मान के चल लो। तो फ़िलहाल आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं जो आप कर सको। अगर अपने पैरों पर खड़ी हुई होती तो शायद मैं अब तक आपसे कहती कि हाँ पीहर वाले भी नहीं रख रहे तो आप अपना रह लो अलग, लेकिन मार वाली जो चीज़ है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। पर आप उस लायक नहीं लग रही हो तो क्या ही करोगे। जब उसी घर में रहना है तो फिर करो एडजस्ट। परिस्थितियों को बदलने के लिए पहले खुद बदलो, फिर चीज़ों को अपने फेवर में करो। नेक्स्ट, मैं 34 साल की हूँ, मैंने BA 15 साल पहले किया था। आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन सोच रही हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ क्योंकि सब भूल चुकी हूँ। BA के बाद क्या होएगा, MA होएगा, B.Ed होएगा, कहाँ से क्या, इसी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन से ही शुरू करो और क्या होएगा। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं 37 साल की हूँ। मेरे पति कई साल पहले एक्सपायर हो गए थे, उनके बाद मैं बिल्कुल बेकार हो चुकी हूँ। 3 बच्चे हैं जो अभी किसी लायक नहीं है। मैं बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हूँ पर अपने आप को समझाती हूँ, थोड़ा सा जीने का सोचती हूँ तो कॉलोनी के लेडीज़ सब मेरा मजाक उड़ाती हैं, मुझे डीमोटिवेट कर देती हैं, मुझे फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्लीज़ आप मुझे बताइए मैं कैसे जीऊँ आगे। आप कह रही हो आप बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं हो और आपने कितना अच्छा कमेंट लिखा है, एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है।
तो आप में दिमाग है। और अगर आप जीना की इच्छा कर रही हो, थोड़ा बहुत अपने ऊपर करना चाह रही हो काम, यानी कि आप में है वो चीज़। जिनमें इतना दिमाग नहीं होता ना, वो बस ये सोचती हैं घर पे बैठ के कि मैं परेशान हूँ, मैं डिप्रेस हो रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन अगर आप इस नतीजे तक पहुँची कि आप परेशान हो रही हो, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए और आप वो करना शुरू कर रही हो, आधी लड़ाई तो आपने जीत रखी है। किसी के कहने से डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डीमोटिवेशन से आपकी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं होंगी। पति हैं नहीं, 3 बच्चे हैं, उनको एक सक्षम इंसान बनाने के लिए आपको अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी है। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा, खुश रहना पड़ेगा। तो जो लोग आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं ना, उनकी बातों को बिल्कुल गंदे रेत की तरह अपने कपड़ों से जैसे हम झाड़ देते हैं ना, उस तरीके से झाड़ दो। और ये मान के चलो कि जब तक आपका जो भी आप कर रही हो, जिसके लिए वो आपको डीमोटिवेट करें, जब तक वो काम सध नहीं जाता तभी तक की बात है। फिर यही लोग आपके गुण भी गाएंगे। तो आपको जो करना है ना, बिल्कुल करो। और मेरी बात उसे याद कर लेना, इतनी सी एक क्लिप अपने पास रख लेना, बार बार सुनना। आप में कैलिबर है, और आप जिस भी फील्ड में जो भी करना चाहते हो, जो बंदा सोच सकता है फर्मली, वो कर भी सकता है। सिंपल। तो आप करो जो आपको करना है, बढ़िया से बढ़िया अपनी लाइफ के साथ। इन लोगों की बिल्कुल चिंता मत करो जो अभी आज आपको उल्टा बोल रहे हैं। हेलो दी, मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ। मैंने रिसेंटली पंजाब में एज अ टीचर ज्वाइन किया है। प्रॉब्लम यह है, मैं किसी से भी कुछ कह नहीं पाती, ना कोई काम के बारे में, ना कुछ गलत करे। तो स्कूल और घर दोनों जगह ही मैं अपना कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट करूँ, प्लीज़ सजेस्ट। नई नई जॉब में ऐसा होता है। और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेंगे आपके स्टूडेंट, है ना। आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे मैनेज करती हैं, उनको काम कैसे कमांड देती हैं, कैसे उनको सिखाती हैं। जब वो सीख जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स, वो एक आपके लिए ट्रॉफ़ी होगा। तो 1-1.5 साल जब काम कर लोगे, पूरी मेहनत, अपनी पूरी एनर्जी झोंक दो अपने स्टूडेंट्स में, आपका कॉन्फिडेंस वहाँ से बूस्ट होना शुरू होगा। और जब 50-60 बच्चों की क्लास होती है और वो सारे हमारी बात को सुन रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना, तो एक आदत हो जाती है कि हम बोलेंगे तो लोग सुनेंगे। वो धीरे धीरे आपको हैबिट हो जाएगी। तो जब कोई नहीं भी सुनेगा ना, तो आप उनको मतलब कह पाओगे कि भाई पहले मैं बोल रही हूँ, सुन लो। या आप बोलोगे ही ऐसे, आपकी जो बोलने की शैली है वही ऐसी हो जाएगी जब आप बढ़िया पढ़ाने में हो जाओगे कि बोल लोगे आप आराम से। तो जो ये प्रैक्टिस करनी है ना कि कुछ कह नहीं पाती, ये अपनी क्लास में बच्चों के साथ खूब प्रैक्टिस करो। उन्हें कुछ वैसे नहीं कहना कि ये वो मोरल ज्ञान देना, ना ना ना। उन्हें सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट जो उनके किताब में पढ़ाना है, जो उनका कोर्स है, वही पढ़ाओ और खूब जी लगा के पढ़ाओ। अभी स्टाफ के उसमें मत घुसो, अभी उस चीज़ से दूर रहो, उनकी राजनीति से, उनके संबंधों से बनाने से, बिगड़ने से। अभी केवल अपने स्टूडेंट्स पे मेहनत करो 1 साल। उसके बाद जब रिस्पॉन्स आएगा ना, तो आप एक अच्छे टीचर हो, एक वो इमेज वहाँ से निकल के आएगी। आपको बच्चों से बोलते बोलते एक बोलने की आदत पड़ जाएगी। आपके बोलने के बाद लोग आपको सुन रहे हैं, वो चीज़ आपके अंदर आ जाएगी। फिर देखना 1-1.5 साल बाद चीज़ें बदलेंगी। दी, मैं एक MNC पे अच्छी पोस्ट पर हूँ और अच्छा काम भी कर रही हूँ। इन लॉज के साथ रहती हूँ, बट घर में मेरी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता। पति भी सबके सामने आए दिन चिल्लाने लगता है। एवरीवन से दिमाग कम है। मैं जॉब के साथ सबके सारे काम करती हूँ, बट फिर भी घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं। प्लीज़ एडवाइस, मैं क्या करूँ। किसी दिन जो MNC में आप प्रोजेक्ट वगैरह करती होंगी ना, अपना लैपटॉप खोल के उनके सामने रख देना, कहना करना ज़रा, पता चल जाएगा कितना दिमाग आप में कम और उनमें ज़्यादा है। बहू को तो वो दिखाते हैं ना आजकल पेरेंट्स अपने बच्चे से क्या चाहते हैं, उसी एक पेड़ पे आम, अमरूद, केला, मौसम्बी सब लग रहे हैं। बहू को उससे भी कुछ ज़्यादा मान के चलते हैं। तो अगर आपके घर के काम में या किसी चीज़ में कोई कमी भी रह रही है, मैं तो कहूँ, तो भी जब कहें ना कि कुछ नहीं आता है, दिमाग कम है, तो अपने जो प्रोजेक्ट आप बता रहे हो ना, काम आप ऑफिस में अच्छा करते हो, तो जो वहाँ का सबसे टफ़ काम हो या नॉर्मल काम भी हो जिसे नहीं आता, उसके लिए तो वो भी टफ़ है। अभी कोई MNC वाला मेरे सामने अपना लैपटॉप रख दे किसी प्रोजेक्ट को लेके, तो मुझे क्या उसमें समझ आ रहा है कुछ कि मैं क्या करूँगी उसमें, भले मैं कितनी भी होशियार बनती रहूँ। बात यह है ना, जो चीज़ आपने कभी देखी ही नहीं,
तो उसको सामने रख देना अपने लैपटॉप को कि ज़रा करके दिखाना इसमें क्या करना। ये आता है मुझे बस। नेक्स्ट, आपकी सलाह के बाद मैं तैयारी करने का निर्णय लिया है। अब एक और मौका सामने है। मैं जहाँ कोचिंग में हूँ उन्होंने इसी साल प्री स्कूल शुरू किए हैं। मुझे ज्वाइन करने को पूछा है। टाइम मॉर्निंग 9 से 1 होगा, फिर इवनिंग का क्लास 3 से 8:30। 12th कॉमर्स को भी एडमिशन भी लिया है, घर भी संभालना है, मेड भी नहीं रख सकती। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। विचार आता है शुरू से स्कूल में रही तो आगे फेवर में रहेगा। मॉर्निंग क्लास में गई तो 8 से 11 टाइम, और 5th से 10th को पढ़ा पाऊँगी। मुझे सही बताऊँ तो मेरे को समझ में नहीं आया। इसमें 9 से 1 मॉर्निंग का टाइम, इवनिंग का 3 से 8:30, मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, जो एंड की लाइन है वो समझ में आई है कि आपको साथ साथ पढ़ाने का भी मौका मिल रहा है ना, इस तरीके का है। लेकिन आपके घर में जो टाइमिंग है, क्लेश है टाइम का, वो पड़ेगा। मेड भी नहीं रख सकते। देखो, खाली अगर बच्चा छोटा नहीं है, घर संभालना है तो घर तो हम कर लेंगे, हमें पता है, रात को 12 बजे तक भी बिना मेड के आराम से। लेकिन अगर छोटा बच्चा है किसी वजह से, क्योंकि मुझे उसका आइडिया नहीं लग रहा है यहाँ पे, और छोटा बच्चा है तो आप मत करो ज्वाइन। लेकिन अगर नहीं है, सिर्फ तैयारी करनी है जी लगा के एक बार, घर के काम की दिक्कत है तो वो हो जाएगा घर का काम तो, क्योंकि हमेशा की बात थोड़ी है, सारी ज़िंदगी थोड़ी है रूटीन फॉलो करना, ज़्यादा साल, 1.5 साल, 2 साल। तो आप फिर ज्वाइन कर लो, क्योंकि पढ़ोगे भी पढ़ाओगे भी, दोनों चीज़ें फ़ायदा रहेगा आपको। नेक्स्ट, दी मैं वही हूँ जिसको आपने जॉब करने को कहा था, कर लो, कितना वेट करोगी, अगर नहीं हुआ तो बैठी रहोगी। मेरा अब एग्ज़ाम विदिन 10 डेज़ है। वैसे तो मेरी अच्छी तैयारी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रही। आई मीन मॉक टेस्ट में स्कोर अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा। मुझे पता नहीं, एग्ज़ाम सेटअप में पहुँचते ही डर सा लगने लगता है, सब गड़बड़ हो जाता है। मुझे अभी से एग्ज़ाम के लिए डर है, पता नहीं वहाँ भी ऐसा ना हो। प्लीज़ गाइड ज़रूर करना। जब इतना सोच रही हो ना तो ये सोचना कि अच्छा चलो ठीक है, वहाँ पे नहीं होएगा, मान लिया, बस जाओ, जो समझ में आए करिए। और मॉक टेस्ट में ऐसे ही लगता है, जितना मेरे को पता है, जितना मैंने मतलब एक्सपीरियंस करे हैं, मॉक टेस्ट जब सामने आता है ना तो ऐसा ही लगता है कि ये तो, लेकिन वो होता इसीलिए है। जब ओरिजिनल पेपर आपके सामने आएगा ना तो आपको घबराहट कम होएगी, कर जाओगी। नॉर्मल जाओ अपने आप को, आप तैयारी अच्छी है मान के चलो कि हाँ आता है, कर लेंगे। और मॉक टेस्ट में जिस टाइप के क्वेश्चंस में अटके थे उनकी प्रैक्टिस कर लो, इसीलिए तो मॉक टेस्ट होता है भाई। अगर मान लो हमारी स्पीड कम रह गई तो हमें स्पीड पे काम करना है। मान लो कोई क्वेश्चन इस तरीके का पूछा कि हमने किसी और तरीके से याद कर रखा है, सॉल्व करना सीख रखा, उसे घुमा के पूछ लिया। तो मॉक टेस्ट इसीलिए तो होता है कि आपको अपना पता चल जाता है मैं कहाँ हूँ, तो बाकी के टाइम में वही तो गलतियाँ सुधारनी होती हैं। और फिर भी अगर टाइम कम लग रहा कुछ है तो बस ये मान के चलो कि ठीक है, मान लिया इस बार नहीं होएगा, लेकिन मतलब रिलैक्स माइंड होके दिया हो, ये सोच के कि कोई बात नहीं, अगर नहीं हुआ तो भी अगली बार अच्छा होएगा, एक रिज़ल्ट पता लगेगा कितने आ रहे हैं, अगर डर ख़त्म नहीं हो रहा। वरना तो इसी माइंड सेट के साथ जाओ कि भाई ये एक ही बार में मैं कर दूँगी, इसे फाइनल करना है। मैक्सिमम अपना जितना भी आता है बस यही सोचो, पिछले जो महीने से आप प्रिपरेशन कर रही थी ना, वो सारी उन्हीं 2 घंटे के लिए कर रही थी, तब आ जाता दिमाग सेंटर में, कुछ नहीं दे सुझाई देता उस टाइम। फिर यही लगता है कि जो उसमें क्वेश्चन है वो हल करो, कैसे भी दिमाग पर जोर डालो। जब मेरे सिलेक्शन हुए ना 2-3 जगह जितने भी मैंने निकाले हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसमें आए थे जो मैंने तैयार नहीं करे थे, लेकिन जितना भी मेरा IQ था ना, कहना चाहिए जितनी भी नॉलेज, चाहे वो मैंने फिर चित्र बना के हिसाब लगाया, चाहे उंगलियों पे जोड़ा, चाहे वैसे करा, लेकिन मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने की ठानी हुई थी कि करने तो हैं, अपना बेस्ट दिया। मैं ये नहीं कह सकती दोनों में कि नहीं मैं इससे अच्छा कर सकती थी, वो मेरा बेस्ट था जो मैं वहाँ करके आई, और रिज़ल्ट भी आ गया, है ना। और जो 2 फेल हुई उसमें यही था कि जाने से पहले ही अरे 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 और चीज़ें दिमाग में चल रही थी, पढ़ाई को लेके तब भी नहीं चल रहा था, लेकिन और चीज़ें दिमाग में थी क्योंकि शादी हो चुकी थी, नहीं हुआ उनमें। तो फ्री माइंड होकर जाओ कि वहाँ जितने प्रश्न आएंगे उसमें अपनी पूरी जो आपका बेस्ट है वो करिए आओ, हो गया बढ़िया, नहीं हुआ पता चल जाता है क्यों नहीं हुआ, क्या गलती रह गई, आगे करेंगे।
नेक्स्ट, कुछ यार की मैरिज में, कुछ यार नहीं हो, कुछ साल की मैरिज में अपने हस्बैंड के साथ कैसे बॉन्ड क्रिएट करें, प्लीज़ रिप्लाई। एंड मेरे हस्बैंड आपकी वीडियो देखने के लिए मना करते हैं, कैसे उनको मनाऊं कि आपकी वीडियो देखकर मुझे कोई निगेटिविटी नहीं आती। उनको ऐसा लगता है कि ये सास बहू वाले क्वेश्चन जो रहते हैं उसमें तुम्हारा माइंड भी ऐसा हो जाएगा, प्लीज़ कैसे मनाऊं। भाई इसके या तो छोड़ दो देखना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि मेरा वीडियो नहीं देखोगी तो ज़िंदगी नहीं चलेगी। दूसरी, ये भी हो सकता है कि जो यहाँ सक्सेस स्टोरीज आती हैं ना, उनके क्लिप बना के सुना सकती हो या कमेंट पढ़ के सुना सकते हो कि जो लोग देख रहे हैं वो सॉर्टेड होके सही भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। बाकी अगर लगे कि बात ख़राब हो रही है तो भाई 1 मिनट भी मत सोचना, छोड़ दो देखना। मेरी वजह से किसी के घर में राड़ नहीं होनी चाहिए। राड़ों को सुलझा के सॉर्टेड होने की कोशिश करवा रही हूँ मैं यहाँ पे। पति पत्नी में तो बिल्कुल ना हो। नेक्स्ट, हाय दी, मैं आपको कई दिन से फॉलो करती हूँ, बहुत पॉजिटिव चेंज आया है मुझ में, थैंक यू दी। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं जब भी किसी गरीब या मतलब को, जो लोग मुझसे गरीब हैं उनके घर जाती हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे लगता है कि मैं गरीब हो गई, तो डर भी लगता है। प्लीज़ दी, मैं क्या करूँ। अब ये तो कोई बात नहीं हुई, मतलब हम बीमार को देखने जा रहे हैं तो लगता ही है ना कि यार इसके साथ हो सकता तो हमारे साथ भी हो सकता, तो फिर हम उसमें करते क्या हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे, या अगर हम कोई लापरवाही कर रहे हैं अपने शरीर के साथ उसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि ना करें। तो सेम चीज़ वही है कि आप गरीब के यहाँ गई, आपको तरस आ गया, या फिर आप डरने लगे कि मैं गरीब हो गई तो क्या होगा। तो गरीब कोई सडनली देखो किसी आपदा की वजह से हो जाए तो हो जाए, नहीं तो अगर जो हमारा चल रहा है और हमारा मनी मैनेजमेंट ठीक है तो हम क्यों ही गरीब होंगे। और अगर ऐसी कोई आपदा आ गई कि कुछ ऐसा लाइफ में बड़ा हो गया कि जिसकी वजह से हमारी स्थिति बिगड़ गई और हम गरीब हो गए, तो भाई किस्मत का लिखा हुआ कोई बदल नहीं सकता। आपके सोचने से क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये तो मतलब बढ़िया बात नहीं है, बेकार की बात है, इसे दिमाग से निकाल दो। नेक्स्ट, मेरे 2 बेटे हैं सिजेरियन से, क्या बेटी के लिए 3rd बेबी करना चाहिए। फिटनेस कंडीशन ठीक है पर मुझे थका रहती है, थकान। ये तो भाई आप अपने डॉक्टर से पूछो कि आपकी बॉडी अलाउड कर रही है। तीसरा सिजेरियन हमारे यहाँ तो मना करते हैं कि रिस्की रहता है। अगर डॉक्टर कह रही है आपके पास पालने के लिए, बच्चे के लिए पैसे भी हैं और फिटनेस भी ठीक है, तो मर्ज़ी है आपकी फिर। नेक्स्ट, हाय दी, हमारा जॉइंट फैमिली था, हम अलग अलग हो गया। देवरानी नौकरी करती है, मैं पिताजी उनका साथ, माँ पिताजी उनका साथ रहता है। अलग होने की मेरे हस्बैंड ने पहले बोली और 1 ईयर बाद पिताजी गुजर गया। एक ही घर में हम अलग हैं। फिर पिताजी की जो भी रिचुअल है मेरे हस्बैंड ने बोला श्रद्धा अनुष्ठान तक हमारा किचन में खाना। फिर देवरानी ने 2 दिन हमारे यहाँ किया, फिर अपनी किचन में खाना बनाते। हस्बैंड ने जब बोला यह पोर क्यों खाना बनाई तो 2 चूल्हा जल रही है। उसके बाद देवरानी ने चिल्लाकर बोली अलग करो। फिर सासू माँ ने बोला अलग अलग क्यों। अब 1 ईयर बाद पिताजी का अनुष्ठान है। सासू माँ बोल रही हैं देवरानी का या पर खाना खाने के लिए मुझे खाना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई। अरे खा लो भाई, अनुष्ठान में कहाँ हिसाब लगा रहे हो, किसके घर खा रहे हो किसके यहाँ नहीं खा रहे। अलग हो गए, अब अनुष्ठान हो रहा है, अब खाना वहाँ खाना खा लो। इतनी बड़ी सीन थोड़ी है इस चीज़ पे। या किसी के मरे के काम में भी ये करोगे तो अच्छे लगोगे करते हुए, बात ये है ना। नेक्स्ट, मैम काइंडली मेक 1 वीडियो ऑफ 15-20 प्रैक्टिकल लाइफ लेसन everyone should know, nothing philosophical, only practical thing that you realize the most people around you don't understand, know and therefore they are living miserable life. 50-20 things which can make their lives considerably way better, जैसे प्रोडक्टिविटी, ह्यूमन रिलेशनशिप, ऑफिस रिलेशनशिप, फाइनेंस एक्सेट्रा। जॉब को लेके तो मैंने लिव लाइफ इजी पे एक बार बताई थी 20 बातें जो मैंने जॉब में सीखी हैं, उसका लिंक शेयर कर दूंगी। बाकी कोशिश करूंगी, अब इतने सारे कमेंट्स में खो जाएगा और मैं भूल जाऊंगी सुबह तक, देखते हैं। नेक्स्ट दी, आप 40 की एज में भी सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज कर लेती हो, घर जॉब बच्चे खुद की बॉडी, वो भी 28 की एज में। मैं बिल्कुल नहीं, घर अच्छे से मैनेज रहता, बॉडी केयर भी नहीं कर पाती, वेट भी बढ़ता जा रहा है। घर पे बैठकर मोबाइल चलाते चलाते हर वक्त टाइम कैसे ख़त्म हो जाता है, स्क्रॉल करते करते, बस मोटिवेशन के लिए वीडियो देखते देखते। बट जब करने की बात आती है 2-3 दिन के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाती, सब कुछ जानते हुए भी कि अपने साथ गलत कर रही हूँ, खुद की वैल्यू कम कर रही हूँ।
प्लीज़ हेल्प, खुद को कैसे इससे बाहर निकालूं। 1 2 3 वाला मेथड अप्लाई करके देखना, वही वाला। एक कामों की लिस्ट बना लेना, बस ईश्वर के लिए उतना काम कर लो बिना आलस के। अभी ये फ़ोन जब भी देखोगी ना वीडियो, तभी तो एक लिस्ट बना लेना 5-7 कामों की, कि ये तो मुझे करने हैं। छोटे छोटे काम बनाना, ज़्यादा बड़े नहीं, ठीक है। और उन्हें करने के बाद जस्ट वही जो मैंने बताया था ना एक बार आलस वाले में, कि काउंटिंग दो 1 2 3, और बहुत बहुत मज़े में आ रहे हो तो 5 तक। और जैसे ही 5 हो ना, उसके बाद सीधे खड़े हो जाना, ना कुछ सोचना है ना कुछ सुनना है अपना, और उस काम को शुरू कर देना है जैसे मशीन चलती है। जस्ट 1 2 3 4 5 एंड गेट अप, और उस काम को शुरू कर देना, बिल्कुल अपना दिमाग एक साइड रख के। ये नहीं कि करूँ नहीं करूँ, मन कर रहा है नहीं कर रहा, नहीं। मतलब मान लो आपको कुछ कुकिंग करनी है, या आपको कपड़े धोने हैं, या आपको किसी ड्रॉअर को क्लीन करना है, या कुछ भी है, सिंपल जाओ रोबोट की तरह और उसको खोल के और सामान निकालना शुरू कर दो। इतना करना शुरू के 2 4 5 मिनट, और 5 मिनट के लिए शुरू ऐसे ही रखना। 100% आप उस काम को फिर छोड़ोगे नहीं, फिर वो पूरा हो जाएगा। अगर दिन का अभी कुछ भी नहीं हो रहा, मान लो एक काम भी होना शुरू हुआ ना, तो हो जाएगा। मोटिवेशन पता क्या होता है वीडियो देखने में? मोटिवेशन देन एक्शन, फिर उससे थोड़ा सा काम हो जाता है ना, फिर और मोटिवेशन आता है, फिर और एक्शन होता है। ये ऐसे चलता है। खाली मोटिवेशन से कुछ नहीं होता। पड़े पड़े दिमाग की दही हो जाती है, और इतना मोटिवेशन हो जाता है कि फफूंद लगने लगती है। फिर उस मोटिवेशन में कुछ नहीं कर पाते। तो जस्ट एक वीडियो देखो और उसका काम जो है उसके बाद करना शुरू कर दो। तरीका ये होता है, नहीं तो ये फ़ोन आपको छोड़ेगा नहीं, आप फ़ोन को नहीं छोड़ोगे। सिंपल। तो ये थे एपिसोड 102 के 133, और इसमें मैंने छोड़े हैं 3 या 4 क्वेश्चन जो बहुत बड़े थे। अब उनको मैंने छोड़ दिया है। उम्मीद करूँगी कि जिनके इसमें जवाब नहीं आए वो अगले एपिसोड में उसी समस्या को थोड़ा सा छोटा करके लिख देना, ताकि मैं पढ़ पाऊँ। जैसे आज मैंने कईयों के पढ़े हैं ना, जो कह रहे हैं आप जवाब नहीं देती, आज आ गया उनका नंबर। तो ऐसे मैं अपनी मर्ज़ी से किसी का छोड़ना नहीं चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि सबके जवाब दे दूँ, जितने भी मुझे समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई और बात पूछनी हो कमेंट कर देना। ब्लॉगिंग चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिव लाइफ ईजी पे आ जाना। अगर यहाँ से देखना शुरू किया है, शॉपिंग का शौक़ है, तो जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता और इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लेना। तो ये सारी जगह पे मैं आपको मिल जाऊँगी, और सारी जगह पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पर अभी के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में 103 वाले के जवाब लेकर। ठीक है, चलो जी, ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।